Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about 75th National Constitution Day, Samvidhan Divas. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. आज का दिन यानी कि 26 नवंबर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस की तरह मनाया जाता है एंड सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन दिस डे ओनली इन 1949 इसीलिए आज का दिन हमारे लिए 75th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे है। अगर आप अपने प्रियम्बल को ध्यान से देखें तो जो आखिरी पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So constitution was adopted on this particular day and it came into effect on 26 जनवरी 1950 जिस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे तो संविधान इस दिन को अडॉप्ट किया गया था बट स्टार्टिंग से ही हम संविधान दिवस मना नहीं रहे हैं। संविधान दिवस यानी कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का फैसला किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यानी कि भारत सरकार ने साल 2015 से। तो सिंस ईयर 2015 द कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान के बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सब तो वैसे आप जानते हैं कि Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world having 22 parts originally. कुछ और बातें देखते हैं। संविधान में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ हैंड रिटन फॉर्मेट। तो इट इज़ हैंड रिटन बाय कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और इसमें कई सारी पेंटिंग्स भी हैं जो भारत की कल्चर को इथोस को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस पेंटिंग्स हैव बीन मेनली डन बाय नंदलाल बोस इन शांति निकेतन। तो जो हमारा संविधान है उसकी दो कॉपियां हैं, इंग्लिश एंड हिंदी कॉपी, और दोनों में कैलीग्राफी की है, राइटिंग की है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और अलग अलग पार्ट्स पे जो 22 पार्ट्स हैं हमारे संविधान के उन सब पे उनकी स्टार्टिंग में अलग अलग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाई गई हैं, इमेजेस हैंड पेंटिंग्स बनाई गई हैं बाय नंदलाल बोस जी इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट इंडियन कल्चर। तो हमारा संविधान में अलग अलग जगहों पे पेंटिंग्स हैं, बॉर्डर कैलीग्राफी भी है और हैंड रिटन हमारा संविधान है ओरिजिनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब अलग अलग जो सेगमेंट है उसमें अलग अलग इमेजेस रिप्रेजेंट करके इंडिया के हिस्ट्री को, कल्चर को, इवन डाइवर्स ज्योग्राफी को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के रामायण महाभारत के इमेजेस या फिर भारत के डाइवर्स ज्योग्राफी जैसे डेजर्ट या हिमालय को डिपेक्ट किया गया है अलग अलग हिस्सों में हमारे संविधान के। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 जो यूनियन एंड द टेरिटरी वाला हिस्सा है उसके पहले बुल एंड द सील फ्रॉम इंडस वैली रीजन को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 2 सिटीजनशिप वाले सेगमेंट से पहले एक मेल एसेटिक यानी कि एक साधु को दिखाया गया है इन मेडिटेटिव स्टेट। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 से पहले राम, लॉर्ड राम, लक्ष्मण एंड सीता, गॉडेस सीता की इमेज दिखाई गई है व्हेन दे आर रिटर्निंग होम आफ्टर बैटल इन लंका। पार्ट 4 डीपीएसपी से पहले महाभारत का एक इमेज है जहां पे कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप डिस्कशन को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 5 में लॉर्ड बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 6 में लॉर्ड महावीर को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 7 एम्पेरर अशोक को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 9 में किंग विक्रमादित्य के कोर्ट के एक इमेज को डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 15 छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को वहां पे डिपिक्ट किया गया। एंड पार्ट 16 में रानी लक्ष्मीबाई अलॉन्ग विथ टीपू सुल्तान को डिपिक्ट किया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल के भी कुछ इमेजेस हैं, जैसे दो जगह पे गांधी जी का इमेज डिपिक्ट किया गया है, दांडी मार्च में करते हुए और नौखोली जो राइट्स हुए थे उसके दौरान गांधी जी की एक इमेज डिपिक्ट की गई है। उसके अलावा सुभाष चंद्र बोस की भी इमेज है संविधान के अंदर और इट इज डिपिक्टिंग सुभाष चंद्र बोस मार्चिंग विथ हिज आज़ाद हिंद फौज
तो माउंटेनियस बैकड्रॉप में पार्ट 19 में सुभाष चंद्र बोस जी को डिपिक्ट किया गया है व्हेन ही इज मार्चिंग अलोंग विथ हिज आज़ाद हिंद फौज। ओरिजिनली प्लान था कि नेहरू जी की भी इमेज होगी, बट बाद में इसको ओमिट कर दिया गया, तो नेहरू जी की कोई इमेज संविधान के अंदर नहीं है। ये देखेंगे आप, तो सुभाष चंद्र बोस जी और पीछे हिमालय, उनकी आज़ाद हिंद फौज डिपिक्ट की गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रीडम स्ट्रगल के भी अलग अलग इमेजेस संविधान में हैं। कुछ और भी अदर डेट्स अपार्ट फ्रॉम द 26 नवंबर एंड 26 जनवरी। 9 दिसंबर को, 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। 9 दिसंबर को पहला सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया। ये सब तो आपको बताया ही जाता होगा पॉलिटी की क्लासेस में, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ। 22 दिसंबर 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। 22 जुलाई 1947 को अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। 24 जनवरी 1950 को वी अडॉप्टेड नेशनल एंथम, एंड ऑफ कोर्स 26 जनवरी 1950 को वी इनैक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट किया हमने 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, और इनैक्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 को। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेट थे वो मैंने यहाँ दे दिए। वैसे आपको ये सब हिस्ट्री में और पॉलिटी क्लासेस में ज़रूर बताया जाता रहा होगा। ये जो प्रश्न मैंने दिया है, ये प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आप याद करने की कोशिश करें द सिग्निफिकेंस ऑफ द डेट 26 नवंबर। आखिर क्यों 26 नवंबर को हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया? इनैक्ट भले बाद में किया, क्योंकि 26 नवंबर का दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। उसके लिए आपको याद करना होगा कि सॉन्डर्स मर्डर केस से पहले साइमन कमीशन याद करना होगा। साइमन कमीशन व्हेन इट केम टू इंडिया, और उसको लाया गया था इन ऑर्डर टू स्टडी एंड रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। फिर साइमन कमीशन में इंडियंस कोई भी मेंबर नहीं थे, तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट हुआ। लाला लाजपत राय जी की उस प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज में डेथ हुई। फिर सॉन्डर्स को मारा भगत सिंह और उनके साथियों ने, भगत सिंह जी और उनके साथियों ने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा गर्म हो गया। जो लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस या नेहरू जी जैसे जो यंग लीडर्स थे, वो लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज मांगना चाहिए। और फिर लाहौर रिजोल्यूशन 26 नवंबर 1929, वो 26 नवंबर को ये लाहौर रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। और बाद में इसी को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी ने, पूर्ण स्वराज को अटेन करने के लिए 1930 में महात्मा गांधी ने फिर शुरू किया दांडी मार्च। 12 मार्च को शुरू किया था और शायद से 6 अप्रैल को वो दांडी तक पहुंचे थे, और उसी प्रोसेस में कई सारे लोग उनके साथ जुड़ गए थे, ताकि वो पूर्ण स्वराज जो हमने रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 1929 के 26 नवंबर को, उसको अब अटेन किया जाए, अंग्रेजों से पूरी तरह से आज़ादी पाई जाए। तो वो जो पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन था 26 नवंबर को 1929, लाहौर रिजोल्यूशन, उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाए रखने के लिए फिर हमने 26 नवंबर 1949 को अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। जो डिस्कशन किया हमने कि हमारा संविधान जो है, ठीक है, कुछ चीज़ें हमने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से बोरो किया है, बट इट इज़ नॉट अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, इट्स नॉट जस्ट ए पैच वर्क। हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है हमारा संविधान। ये बातें आपको बतानी, तो इसमें अलग अलग सेगमेंट की जो इमेजेस हैं, कृष्ण, अर्जुन, लॉर्ड बुद्ध, महावीर, उन सबको बता करके आपको बताना है कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ईथोस एंड हिस्ट्री। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। अदरवाइज रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट इट। Next topic is about International Cooperative Conference. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Initiatives Point of View. सबसे पहले समझते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में। देखिए, कोऑपरेटिव्स का एक सिंपल सा डेफिनेशन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो देख लेते हैं। इट्स एन ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यूनाइटेड वॉलंटरीली फॉर कॉमन इकोनॉमिक, social and cultural needs, and such association is jointly owned and democratically controlled.
अब मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। देखिए, किसी भी मकसद से, चाहे वो इकोनॉमिक मकसद हो, सोशल या कल्चरल मकसद हो, जब कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, और फिर फैसला करते हैं कि ये एसोसिएशन को हम लोग ज्वाइंट तरीके से रन करेंगे, इसका कोई एक ओनर नहीं होगा और पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले होंगे, कोई भी इसमें सेल्फिश या वेस्टेड फैसले नहीं होंगे, कोई भी ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे सारे मेंबर्स को फायदा हो। ये पर्टिकुलर किसी भी एक पर्टिकुलर मेंबर के बेनिफिट के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करेगा। इट विल बी जॉइंटली ओन्ड, जॉइंटली कंट्रोल्ड एंड विल बी वर्किंग फॉर द कंबाइंड बेनिफिट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ऐसे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स तो देखिए अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, कुछ फार्मर्स एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स, कुछ मतलब 500 1000 फार्मर्स मिलकर के एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स बना देते हैं। फिर उनका काम क्या होता है कि मिल करके फिर अपने लिए एग्रीकल्चरल टूल्स इकट्ठा करते हैं या फिर अपने लिए फर्टिलाइजर खुद प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इट्स अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ओनली, जिसको फार्मर्स ने मिल करके बनाया है, जो फिर फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करता है और फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कराता है। देन देयर आर अदर कोऑपरेटिव्स आल्सो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, जहाँ पे कई सारे लोग मिल करके खुद ही एक रिटेल शॉप चलाते हैं, जहाँ पे वो होलसेल पे चीज़ें खरीद के लाते हैं, ताकि जैसे टूथपेस्ट हो गया, सर्फ हो गया, ये सब चीज़ें लाते हैं। तो समझ लीजिए कि सुपर मार्ट, जो लोकल सुपर मार्ट चल रहा है, वो कोऑपरेटिव तरीके से 500 1000 लोगों ने मिल करके रन कर दिया, और उसमें कुछ लोग वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, जाकर के मैनुअल वर्क भी कर रहे हैं, तो उनको उसके बदले में थोड़ी सी इनकम भी हो गई, सैलरी भी मिल जाती है। बाकी लोगों को, जो मेंबर्स हैं उस कोऑपरेटिव कंज्यूमर कोऑपरेटिव के, उनको प्रोडक्ट थोड़ा सस्ता मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर कॉमर्शियल शॉप्स। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग पैसा जमा करते हैं उन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर, उनको कस्टमर ना कह करके वहाँ का मेंबर देखा जाता है कि आपने मिल करके कोऑपरेटिव बैंक चलाया है। कोऑपरेटिव बैंक का कोई एक ओनर नहीं होता, वो सब मिल करके चलता है। और इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक में जनरली जो लोन मिलता है वो सस्ते दामों पे मिलता है, और जमा करने पे पैसा, जो डिपॉजिट रेट यानी कि जो इंटरेस्ट हमें मिलता है बैंक में पैसा जमा करने पे एज ए मेंबर, वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। हाउसिंग कोऑपरेटिव, जहाँ हम लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, उसको कहा जाता है हाउसिंग कोऑपरेटिव। डेयरी कोऑपरेटिव, इसका एग्जांपल हो गया अमूल, जो मिल करके फार्मर्स, मिल्क फार्मर्स ने मिल करके डेयरी कोऑपरेटिव बनाई है, मिल करके ही प्रोड्यूस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, बेचते हैं, और पैसा जो आता है उसको आपस में कलेक्टिव तरीके से बांट लेते हैं। तो इस तरीके से कोऑपरेटिव्स फंक्शन करता है भारत के अंदर। कोऑपरेटिव्स का संविधान में भी जिक्र है, एज ए रिजल्ट ऑफ 97th अमेंडमेंट एक्ट, उसको इंसर्ट किया गया है एज द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट आर्टिकल 19(1)(c। तो इस पे मैंने प्रश्न भी दिया है आपको, आप बस रिवाइज करो, याद करो आर्टिकल 19(1)(c, और उसके अंदर याद करो कि इंडिविजुअल्स आर वॉलंटरीली हैव दिस राइट्स टू नाउ मेक कोऑपरेटिव्स आल्सो, फाइन। तो फ्री एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव्स का अधिकार है, तो इट्स अ फंडामेंटल राइट नाउ कि आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो लोग अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, और अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स के लिए अलग अलग कानून है उनको रेगुलेट करने के लिए। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है हाल फिलहाल में भारत में, इसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। It's an international conference that has been held at भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो भारत मंडपम एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया है भारत सरकार ने किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए। पिछले साल जब G20 की चेयरमैनशिप थी भारत के पास, तो उसी G20 समिट को अच्छे तरीके से कराने के लिए एक अलग से कॉन्फ्रेंस हॉल बना है भारत मंडपम, और उसी भारत मंडपम में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराया गया है हाल फिलहाल में, बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो नाम सरल है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस नाम की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कराया है भारत के अंदर इन न्यू दिल्ली, ताकि दुनिया भर के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच में एक कोलैबोरेशन डेवलप हो। सो दिस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस conference was inaugurated by PM Modi along with Prime Minister of Bhutan Sering Togbesa. The purpose was to generate a collaboration amongst different cooperative societies across the world.
ये जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भारत में कराया है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA ने, इट वाज क्रिएटेड इन 1895 इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड यूनाइट कोऑपरेटिव्स वर्ल्ड वाइड। इसके टोटल 315 तरह के कोऑपरेटिव्स दुनिया भर से मेंबर हैं और उसके अलावा 110 कंट्रीज भी इस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जब भूटान के प्रधानमंत्री जी भारत आए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए, तो उसी दौरान उन्होंने जिक्र किया अबाउट गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, GMC, जो भूटान लेकर के आ रहा है। दिस विल बी ए जीरो कार्बन सिटी, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन जीरो होगा। जितना थोड़ा बहुत ग्रीन हाउस गैस इमिशन होगा उतना वो कम से कम कार्बन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, सेक्वेस्टरेट भी कर लेंगे विथ हेल्प ऑफ द ग्रीनरी दैट दे विल क्रिएट। ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी ए जीरो कार्बन सिटी या न्यूट्रल कार्बन सिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगा, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए भी जगह बनाए जाएंगे, बिजनेस हाउसेस, कॉन्फ्रेंस हॉल्स बनाए जाएंगे, साथ ही साथ पीस पे भी काम किया जाएगा। माइंडफुलनेस मतलब कि मॉडर्न लिविंग एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल एंड नेचुरल लिविंग दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी। इट विल बी डेवलप्ड इन साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ भूटान। इसका टोटल एरिया लगभग 2500 स्क्वायर किलोमीटर होगा, मतलब इट वुड बी बिगर दैन सिंगापुर। यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं होंगी, लो राइज सिटी होगा बिल्कुल। ऐसा नहीं कि 50 टावर 60 टावर की बिल्डिंग बनेगी। इसका अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसका पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो अलग होगा, इसलिए इसके लिए एक अलग से स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग से चलेगा। दैट इज वाई दिस गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी will be known as a special administrative region in Bhutan. It will have its own government, it will have its own law making system as well as independent judiciary. It will have two naturally protected areas also, one national park and one wildlife sanctuary. अब ये जो गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी है, इसका जिक्र इसलिए किया भूटान के प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि इट विल बी डेवलप्ड एज ए कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट इन भूटान, और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि भारत इस गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को डेवलप करने में भूटान की मदद करेगा एज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो भारत में अलग अलग रिसर्च डॉक्यूमेंट्स हैं, रिसर्च रिसोर्सेज हैं, एकेडमिक रिसर्च, एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे शोध गंगा हो गया या एनपीटेल हो गया। अब किसी भी रिसर्च पेपर को आपको पढ़ना है, किसी भी एकेडमिक पेपर को आपको पढ़ना है, तो आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है उसका, फिर आप पढ़ सकते हैं। तो इस कारण से अलग अलग रिसर्च डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, विच मेक्स इट अ वेरी कॉस्टली अफेयर। तो भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पे सारे इस तरह के एकेडमिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे एट अ सेंट्रलाइज्ड सिंगल प्लेटफॉर्म के फॉर्मेट में। सारे इस तरीके के एकेडमिक रिसर्च डॉक्यूमेंट्स पेपर्स अवेलेबल रहेंगे और उस प्लेटफॉर्म का हमें सब्सक्रिप्शन ले लेना है बस, एंड विथ हेल्प ऑफ दैट वन सब्सक्रिप्शन वी विल बी एबल टू एक्सेस all the academic research papers that are available in the country. So this is the concept of one nation, one subscription, initiative by the government of India to provide country-wide access to academic research and educational resources. इससे of course जो रिसर्च करने वाले प्रोफेशनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो इट विल इन्हांस रिसर्च आउटपुट इन द कंट्री। जो हमारे देश के अंदर R&D थोड़ा वीक है उसको मदद मिलेगी। इंक्लूसिवनेस, जो नॉट सो वेल फंडेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास भी अब तमाम तरीके के एकेडमिक रिसर्च पेपर्स अवेलेबल होंगे, तो इंक्लूसिवनेस बढ़ेगा। जब भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिवनेस बढ़ेगा तो इससे भारत की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, भारत की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, इंटरनेशनल रैंकिंग इंप्रूव होगी। करंट न्यूज़ यही है कि यूनियन कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अटल इनोवेशन मिशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, अटल इनोवेशन मिशन भारत सरकार की इनिशिएटिव थी।
बट इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम है नीति आयोग। साल 2016 से चल रहा है ये। इसका मुख्य मकसद है देश के अंदर इनोवेशन कल्चर को प्रमोट करना अलग अलग लेवल पे। इसलिए अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स खोले गए। सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव अंडर अटल इनोवेशन मिशन यही है, अटल टिंकरिंग लैब्स। उसके अलावा अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप बिजनेसेस, अटल इंडिया चैलेंज जिसमें अलग अलग स्टार्टअप्स के बीच में, टेक बेस्ड स्टार्टअप्स के बीच में कंपटीशन कराया जाता है टू कम अप विथ न्यू सॉल्यूशंस, मेंटर फॉर चेंज प्रोग्राम, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स नीति आयोग लाता रहता है अंडर अटल इनोवेशन मिशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट द इनोवेशन कल्चर इन द कंट्री। करंट न्यूज यही है कि भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन को साल 2028 तक रन करने का फैसला किया है। उसके लिए एडिशनल बजट भारत सरकार ने एलोकेट किया है। अदरवाइज अटल इनोवेशन मिशन वाज अबाउट टू एक्सपायर इन 2024, नाउ इट विल बी एप्लीकेबल टिल 2028। इट वाज अबाउट टू एक्सपायर इन 2025, एक्सटेंडेड टू 2028। तो भारत के अंदर इनोवेशन सिस्टम को फर्दर सपोर्ट करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन विल बी एप्लीकेबल टिल 2028। मैंने जैसा आपको कहा कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है अटल टिंकरिंग लैब्स। तो अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में देखते हैं। ये स्कूल्स के अंदर स्पेशल लैब्स बनाए जा रहे हैं। नीति आयोग सपोर्ट करता है अलग अलग स्कूल्स को। तो अटल टिंकरिंग लैब्स आर सेट अप इन स्कूल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेटिव थिंकिंग अमंग्स द स्टूडेंट्स। इसमें जो न्यू जनरेशन के टेक्नोलॉजीज हैं जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी अवेयरनेस और लर्निंग स्टूडेंट्स के बीच में डेवलप हो, इसके लिए लैब्स बनाए जा रहे हैं। और स्कूल के अंदर अटल टिंकरिंग लैब डेवलप करने के लिए वन टाइम कंपनसेशन 10 लाख का देता है नीति आयोग स्कूल्स को, और उसके अलावा 10 लाख रुपए और दिए जाते हैं, बट नॉट इन वन गो। 5 साल के पीरियड ऑफ टाइम में 2-2 लाख करके दिए जाते हैं, रिमेनिंग 10 लाख। तो टोटल 20 लाख जाना है, 10 लाख एक बार में और रिमेनिंग 10 लाख 5 साल में 2-2 लाख करके जाता है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्कूल्स टू स्टैब्लिश अटल टिंकरिंग लैब, ताकि बच्चों के अंदर इनोवेटिव थिंकिंग डेवलप हो। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about mace in Ladakh, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. MACE stands for Major Atmospheric Cherenkov Experiment Telescope. ये टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया गया है इन हैनले, लद्दाख। इसका मेन काम है जो कॉस्मिक यानी कि ओवरऑल ब्रह्मांड के अंदर जो गामा रेडिएशंस हैं उनको स्टडी करना। तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गामा रे टेलीस्कोप। इसका डायमीटर 21 मीटर का है। इट विल स्टडी, एज आई सेड, कॉस्मिक गामा रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई एनर्जी अप टू 20 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो गामा रेडिएशंस, कॉस्मिक गामा रेडिएशंस को समझ करके विथ हेल्प ऑफ दिस मेस टेलीस्कोप विच इज इन लद्दाख, इससे अलग अलग जो कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना है जैसे सुपरनोवा विच इज एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स, जिसके बाद ब्लैक होल वगैरह ये सब बनता है। तो सुपरनोवा या डार्क मैटर पार्टिकल्स को समझने में मदद मिलेगी विथ हेल्प ऑफ मेस टेलीस्कोप। मेस टेलीस्कोप वन ऑफ द मोस्ट इन सोफिस्टिकेटेड गामा रे टेलीस्कोप है वर्ल्ड वाइड। तो दिस विल हेल्प इन मेकिंग इंडिया वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री एज फार एज एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टूल्स आर कंसर्न्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी असेंबली से रिलेटेड जो प्रश्न मैंने दिया था उसमें दूसरा स्टेटमेंट यहां जाकर के गलत हो गया। एवरी 3 ईयर्स नहीं, एवरी 2 ईयर्स में मुलाकात होती है यूएनईए की। और स्पेस जंग सैटेलाइट, इसमें तीनों स्टेटमेंट सही ही हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये तो सीधा सीधा सवाल था, लचित बोरफुकान जी के ऊपर है। फ्री मूवमेंट रेजिम में करेक्ट आंसर वुड बी 4। ये तीसरा स्टेटमेंट यहां जाकर गलत हो जाता है। इट डज नॉट अलाउ जस्ट फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल बट ऑल्सो गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट अलाउज ट्रेड ऑल्सो। ये ओनली के कारण गलत हुआ है। ओनली वर्ड जहां भी आए थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत ही होता है। नफिथ्रोमाइसिन, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। That's all from our side for today. Thanks for watching.